Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing well. Today's topic is curriculum alignment. यानी curriculum की alignment क्या होती है? Curriculum की सफबंदी. यानी what does that mean? I told you that curriculum is not a single thought. It's a process. It consists of different components. तो जब components हैं तो उन components को एक तरह एक शब्द में एक जगह पे खड़ा होना चाहिए। अब तक आप को अंदाजा हो गया होगा कि कंपोनेंट में कितने पार्ट्स हैं। सो आई होप दैट नाउ यू डू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन कंपोनेंट्स। तो आज हम उन कंपोनेंट्स को सीधा करते हैं, देखते हैं कि उनको अगर वो सीधे नहीं होंगे, एक सफ के अंदर खड़े नहीं होंगे, तो there can be a lot of problems. So curriculum alignment और उसका क्या, उसकी कोहेरेंस का कैसे हम उसको यानी इंश्योर कर सकते हैं और उसका एजुकेशन की क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है, राइट? सो definition, component type, benefits, and quality assurance. So, a comprehensive framework for educational institutions to align vision, standards, benchmark, outcomes, content, teaching strategies, and assessment for effective learning. So, this whole definitions give us a basic understanding of what do we mean by अलाइनमेंट के, कैसे हम इनको सीधा कर सकते हैं। अब जो हमने कहा है कि विजन, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स, आउटकम्स, कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट, ये उसके सारे कंपोनेंट्स हैं। और ये कंपोनेंट्स हैं जब एक सीध में होंगे, एक साथ खड़े होंगे, तो इसके नतीजे में जो सही लर्निंग है वो टेक प्लेस होती है, वो वाकई होती है, राइट? व्हाट इज करिकुलम अलाइनमेंट? सो ये हमने अभी कर दिया कि इट्स द कोहेरेंस अमंग विजन, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स, एटसेट्रा, राइट? कोहेरेंस अक्रॉस ऑल करिकुलम कंपोनेंट्स, ये अलाइनमेंट है कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उनका वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जैसे हम नमाज में कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, खास तौर पे जो मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? स्टूडेंट अचीव आउटकम मोर इफेक्टिवली। बेसिकली पर्पस हमारा क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग कर सकें, इफेक्टिवली लर्न कर सकें। मिसअलाइनमेंट कॉजेज गैप्स एंड अनमेट स्टैंडर्ड्स। अगर अलाइनमेंट नहीं होगी, जरा तसव्वुर करें, जमात हो रही है नमाज की और कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, तो क्या माहौल होगा? उसके नतीजे में कैसे एक वो यानी जो एक इत्तेफाक है उसको हासिल किया जा सकता है? Why it matters? Misalignment leads to confusion, ineffective teaching, and unmet standards. A well-aligned curriculum ensures every element supports students' achievement. Right? So ये फायदा है और ये नुकसान है कि जब हमारा करिकुलम जो है वो अलाइन नहीं होगा। व्हेन आई से करिकुलम अलाइन नहीं होगा, तो अब तक आपके ज़हन में ये तमाम ऊपर जो विजन, स्टैंडर्ड से लेके असेसमेंट तक के कंपोनेंट्स हैं वो ज़हन में आ जाना चाहिए कि जब ये अलाइन नहीं होंगे, एक जंजीर नहीं बनाएंगे, एक चेन नहीं बनाएंगे, तो दे वोंट बी एनी इफेक्टिव लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और अभी कुछ मिसालें भी देखेंगे कि मिसअलाइनमेंट जो है व्हाट डज इट कॉज, राइट? तो ये चेन है हमारी अलाइनमेंट की कि उसी वक्त हम मेजरेबल्स असेसमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं जब विजन जो है वो स्टैंडर्ड्स में मोल्ड हुई हो, स्टैंडर्ड बेंचमार्क में ब्रेक हुए हो, बेंचमार्क लर्निंग आउटकम्स को अब प्रॉपरली लेके चल रहा हो,
कंटेंट, सब्जेक्ट का कंटेंट है उसकी टीचिंग सही हो, और टीचिंग करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो सही अपनाई गई हों, और लर्निंग एक्टिविटीज बच्चों ने कैसे लर्न करना है। लर्निंग एक्टिविटीज हम जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि हमने जो कंटेंट पढ़ाया है उस कंटेंट को जब हमने इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए उसकी क्या मतलूबा एक्टिविटी है जिसके नतीजे में लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस। यानी हम एक ऐसा एक ऐसा जो अब आपके ज़हन में होगा, मिसाल के तौर पे अगर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं या एक सिखा रहे हैं बच्चों को एनालाइज सर्टेन थिंग, तो एनालिसिस के लिए जब हम असेसमेंट में आएंगे तो हमें असेसमेंट जो है अकॉर्डिंग टू एनालाइज के मुताबिक होना चाहिए। हमारे ऐसी असेसमेंट होना चाहिए जो बच्चों की एनालिसिस की एबिलिटी को चेक करे। अब मिसाल के तौर पे हम उधर कोई उनकी इंफॉर्मेशन को चेक करने लग जाएंगे जो कि हमारा सिस्टम कर रहा है, तो उसके नतीजे में इफेक्टिव लर्निंग जो है वो वाकई नहीं होती। राइट, सो असेसमेंट और लर्निंग एक्टिविटीज, असेसमेंट स्टूडेंट अचीवमेंट, असेसमेंट के नतीजे में रिजल्ट जो होगा दैट विल टेल अस कि स्टूडेंट्स ने क्या इफेक्टिव लर्निंग जो है वो अचीव किया है। तो विजन एंड स्टैंडर्ड को देखते हैं। अब लेट्स से कंपोनेंट 1 ले लेते हैं, विजन। विजन अलाइनमेंट क्या होती है? अब विजन अलाइनमेंट जो है, विजन लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस होते हैं, यानी बड़े देर पा जैसे हम कहते हैं टू डेवलप एथिकल, इनोवेटिव एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अब ये हमारा एक विजन है कि हम एक ऐसे लर्नर्स अपनी कौम में पैदा करने चाहते हैं, अपने स्कूलों में पैदा करने चाहते हैं जो जिनके अंदर अखलाकी जो सफात हों, और वो इनोवेटिव हों, चीज़ों को नए तरीके से कर रहे हों, और उनके अंदर एक ऐसी चीज़ हम पैदा कर दें कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग वो कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी में हर वक्त सीखने का अमल जो है वो रहा है। ये लाइफ लॉन्ग लर्नर हम बनाते हैं अपनी एजुकेशन के जरिए। द करिकुलम मस्ट इंटीग्रेट क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंक्वायरी टू सपोर्ट दिस विजन। अब इस विजन के लिए जो करिकुलम है उसमें ये तमाम हो कि बच्चों के अंदर उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको हम सपोर्ट करें, उनको कैसे सिखाएं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कैसे सोचना है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, और सवाल करना है, इंक्वायरी, किसी चीज को जानने के लिए सवाल, ठीक सवाल करना एक इंतहाई जरूरी बात है। राइट, सो तो आपने देखा कि एक विजन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब कंपोनेंट 2 स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड सेट ब्रॉड एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट शुड know and do. Students, for example, communicate effectively in spoken and written English. अब ये हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है। अब बेंचमार्क, आउटकम, लेसन असेसमेंट मस्ट ऑल्सो सपोर्ट दी स्टैंडर्ड्स, कि जिसके नतीजे में हम ये तस्वुर करें कि बच्चे जो है वो अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना सीखेंगे। तो ये हमारे अगर लेसन या आउटकम्स या बेंचमार्क उसके मुताबिक नहीं है तो वी कैन नॉट अचीव द स्टैंडर्ड्स। तो इट मीन दैट स्टैंडर्ड्स कैन आर नॉट अलाइंड। सो अलाइनमेंट चेक करने के लिए डू द बेंचमार्क्स, लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड assessment collectively support the vision and standards. Misalignment at any level undermines students achievement। और इसकी मैंने अभी आपको मिसाल भी दी है। benchmark and learning outcomes, benchmark and learning outcomes। अब learning outcomes और benchmark क्या, मिसाल के तौर पे अब अगर हम अब देखें, आजकल आजकल जो है वो हम कई ऐसी चीजें कराते हैं बच्चों को। लेट्स से रोबोटिक्स हम सिखा रहे हैं, राइट, हम रोबोटिक्स जो है वो हम बच्चों को सिखाया है and they have done very well, rather they have I mean won some competition on robotics uh, within the school and out of the school। अब जब
फाइनल एग्जाम में रिजल्ट आया तो हमने देखा है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हम तो बड़े खुश थे कि दे आर लर्निंग, दे आर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज, तो ये है वो है। लेकिन जब रिजल्ट आया हमने देखा मैथ्स में, साइंस में, जिसका जिसका हमें ख्याल था कि रोबोटिक्स की टीचिंग के नतीजे में आ, बच्चों का जो साइंस और मैथमेटिक्स का रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं। वो बच्चे जिन्होंने जाके विन किया है उनका रिजल्ट अच्छे नहीं। तो जब इसमें हमने इंक्वायरी की, इसमें हमने बना बैठाया अपने टीचर्स को, बैठाया अपने कोऑर्डिनेटर्स को, और उन्हें कहा कि देखो भी क्या वजह होगी। तो क्या सब उसका नतीजा, उसमें व्हाट वी लर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, कि वो जो यानी उसके और उसके यानी रोबोटिक्स की टीचिंग के जो स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स और एसएलओ थे, वो उसको हमने अलाइन ही नहीं किया था मैथमेटिक और साइंस के सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स थे उनके साथ। तो उसके नतीजे में हमारा रिजल्ट जो था वो बिल्कुल खराब हो गया। तो ये जो इनका अलाइनमेंट जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो तीसरा कंपोनेंट जो है वो विजन, स्टैंडर्ड, और उसके बाद जो है वो बेंचमार्क अलाइनमेंट आ जाएगा। सो बेंचमार्क ब्रेक स्टैंडर्ड इनटू ग्रेड स्पेसिफिक माइलस्टोन्स। अब तक ये चीज जो है वो आप बेंचमार्क की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड्स की, आउटकम की आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम एक मिसाल लेते हैं। Grade 5 says students write organized paragraph using appropriate vocabulary. Alignment check, do learning outcomes directly support each benchmark. यानी जब हमने लर्निंग आउटकम जो है, जब हमने एसएलओज बनाए हैं, तो क्या वो इस बेंचमार्क से रिलेट कर रहे हैं, इसके साथ अलाइन है, राइट। सो लर्निंग आउटकम्स हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, राइट। Learning outcomes are specific statement of learner's ability after instruction. Students write a 5-sentence paragraph using correct punctuation. Lesson and assessment must teach and evaluate these outcomes. तो आप देखें कि learning outcome is very much aligned with the benchmark, and benchmark is very much aligned with the uh, with the standard, and standard is very much aligned with the vision, right. So this is the succession, yeah, right. So key principle इसमें क्या हो जाएगा? Benchmark define what students should achieve at each grade level, while learning outcomes specify the precise skills and knowledge demonstrated after each lesson or unit. So I'm very positive that by now you are very well, I mean, familiar with all these things, right? So component 5 जो है, so content. Content, they directly support the learning outcome of writing organized paragraph. अब ये कंटेंट बड़ा जरूरी है। अब हमने कंटेंट में क्या किया है? डिस्क्रिप्शन टेक्निक एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या हमने बच्चों को जब इस स्टैंडर्ड को लेके चले हैं कि वो लिखना और बोलना उनको आ जाए, तो हमने कैसे चीज को डिस्क्राइब करते हैं और कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग टेक्निक्स क्या होती है, हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ ला सकते हैं, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, इसी तरह एडवर्ब्स को। तो ये तमाम टेक्निक्स हमने सिखा दी है। यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कौन से टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव्स। हर जो एक चीज होती है, नाउन होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ग्रुप ऑफ
तो आप बड़ी आसानी के साथ इनको कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी जो पैराग्राफ राइटिंग की टेक्निक्स है और उसमें वोकैबुलरी को कैसे इन्हेंस और कैसे लर्न कराया जा सकता है, दैट कैन बी वेरी इफेक्टिव, राइट। मॉडल पैराग्राफ with annotated examples, हम ऐसे मॉडल पैराग्राफ्स यानी उन्हें करा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि जिसमें हमने मिसालों को वाजे किया हो कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, फिर हम उन्हें पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। पहले पैराग्राफ दिखाते हैं, उसमें मॉडल सेंटेंस, उसमें टॉपिक सेंटेंस, उसमें सपोर्टिंग आइडियाज, उसमें कंक्लूजन, ये तमाम चीजें सिखाते हैं। और उसके बाद जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड जो है, जिसके लिए हमने बेंचमार्क प्रॉपरली किए हैं, जिसके लिए हमने एसएलओस प्रॉपरली बनाए हैं, कंटेंट सही पढ़ाया, अब उसकी असेसमेंट जो है वो है। तो मिस अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल, हमने हमारा स्टैंडर्ड तो था कि वो पैराग्राफ राइटिंग, लेकिन अगर हमने कंटेंट को मैच नहीं किया पैराग्राफ राइटिंग के आउटकम के साथ, तो वो मिसअलाइन कंटेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने कराना पैराग्राफ है, राइट, पोइट्री एनालिसिस और वर्ड स्ट्रक्चर उसको हम सिखा रहे हैं कि असेसमेंट में हम उसको पोइट्री एनालिसिस और वर्ड स्ट्रक्चर के, वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और पोइट्री को एनालाइज कैसे किया जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस हम सिखा रहे हैं, हम उन्हें मेटाफर, हम उन्हें सिमलीज, इस तरह की चीजें सिखा रहे हैं। राइम स्कीम सिखा रहे हैं और मीटर सिखा रहे हैं, यानी कैसे राइम स्कीम बनती है। The sun does arise and make happy the skies, the skylark and the thrush, the bird of the bush। तो इस तरह से हम राइमिंग है ये, और मीटर डी डी डा 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 डी, इस तरह की ये मीटर होता है इंग्लिश में, राइट। सो अनरिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टास्क, यानी उनको इस पैराग्राफ के लिए हम कॉम्प्रिहेंशन टास्क देते हैं और कहते हैं जी राइट आंसर टू दिस पैराग्राफ। तो दिस इज अ वेरी obvious example of misaligned content कि जिसका जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमारी जो बेंचमार्किंग है, हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, उनके साथ ये मैच नहीं करते, राइट। Content alignment sure that textbooks, material, and resources directly support the intended learning outcomes and benchmarks. Misaligned content, even if academically valuable, यानी पोइट्री एनालिसिस और वर्ड स्ट्रक्चर या लिटरेरी डिवाइसेस अपनी जगह पे, अगर हम अपने सब्जेक्ट में कोई पोएम को करने लगे हैं तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी और मुश्किल भी होती हैं, राइट। इवन इफ एकेडमिकली वैल्यूएबल, डाइवर्ट्स इंस्ट्रक्शनल टाइम एंड अंडरमाइन स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑफ द स्टेटेड गोल। तो बाज दफा बहुत से टीचर होते हैं कि वो अपनी लर्निंग को एनफोर्स कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं बच्चों के ऊपर, और उनको, क्योंकि इन तमाम प्रोसेस से, इन तमाम कंपोनेंट से, इन तमाम कंपोनेंट्स के अलाइनमेंट से वाकिफ नहीं होते, तो इस तरह की हरकतें कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सम ऑफ द पीपल यूज वर्बोसिटी, बड़ी बड़ी वोकैबुलरी इस्तेमाल कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, जुबान का असल मकसद कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन का मतलब जो है कि यानी सिंपल कंसाइज लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाए। इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस के टीचर ने उसको कैसे दिया है। अलाइंड अप्रोचेस, इंस्ट्रक्शनल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वेयर स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है किसी भी, उसमें क्या है हमारा, हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। जैसे मिसाल के तौर पे एनालाइजिंग पोल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट। तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो उसमें क्या हासिल होगा, कोलैबोरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट्स, यानी जहां लोग मिलके काम करें। इस मिलके काम करने से लर्निंग पैदा हो। वेयर स्टूडेंट्स सॉल्व ऑथेंटिक चैलेंजेस, जब वो फील्ड में जाएंगे तो वाकई उनको पता लगेगा कि चैलेंजेस क्या है। डिस्कस फाइंडिंग, जब वो मुख्तलिफ इंक्वायरी क्वेश्चनिंग के नतीजे में अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। एंड प्रेजेंट सोल्यूशन टू पीयर्स,
और एक दूसरे के साथ अपने अपने सोल्यूशन, तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो वाकया होगा, राइट। मिस अलाइंड अप्रोच, अब अगर लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो मिसअलाइन अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि rote memorization and passive recall, student repeat facts without applying or analyzing language। हमारा काम जो था वो था एनालाइजिंग पोल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट, और हमने उसको उसको कैसे करवा दिया कि बच्चों को कहा कि वो इन चीजों को याद कर लें, इतनी पोल्यूशन है, इसमें ये केमिकल्स होते हैं, और ये इसकी परसेंटेज है, फला 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 फला। Individual copying of notes from the board, no critical thinking, collaboration or connection to the real outcomes। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम सबके सामने ये चैलेंज है। इस चैलेंज को मीट करना जो है, अब देखें ना, जब हमने प्रॉपरली लोगों को नहीं सिखाया होता तो उसके नतीजे में जो पिग्मीज पैदा होते हैं, जो छोटे दिमाग फिर रह जाते हैं, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। जब डेवलप नहीं हो पाते तो वो अपनी जो इमोशनल स्टेट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, रिएक्टिव हो जाते हैं किसी भी बात के ऊपर, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, किसी चीज को सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते, समझने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि हर एक्सपीरियंस जो है वो आपको लर्न कराता है, वो लर्निंग का रिजल्ट या बेनिफिट इमीडिएट नहीं है, तो लेटर ऑन जरूर निकलता है। मैंने जिंदगी में कभी इस तरह के नहीं देखा कि आपने कोई तजर्बा किया हो और उस तजर्बे के नतीजे में आपने कोई चीज हासिल की है, कोई बेनिफिट हासिल किया, वो बेनिफिट का आपको रिवॉर्ड जो है वो सूनर और लेटर मिलके रहता है, right? So alignment principle, teaching strategies, and learning activity must directly support the intended learning outcome. When instructional and experiences are aligned, student engage meaningfully and achieve deeper understanding। तो स्टूडेंट जो है ये इनको डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हासिल होती है। तो कंपोनेंट 8 असेसमेंट, ये हमारा अल्टीमेट कंपोनेंट है, राइट। और वो असेसमेंट मस्ट डायरेक्टली मेजर द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। आपने वो सवाल बनाना है जो आउटकम के साथ रिलेट करता हो। अलाइंड असेसमेंट रिक्वायर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सेम स्किल एंड नॉलेज स्पेसिफाइड इन द लर्निंग आउटकम्स, ensuring valid meaningful evaluation of students achievement। यानी जब असेसमेंट और स्टैंडर्ड आपस में मीट करेंगे, बेंचमार्क और असेसमेंट आपस में मीट करेंगे, लर्निंग आउटकम्स और असेसमेंट आपस में मीट करेंगे, जो कंटेंट है वो और असेसमेंट आपस में मीट करेंगे, जब जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं वो और असेसमेंट आपस में मीट करेंगे तो इफेक्टिव लर्निंग जो है विल टेक प्लेस। अब अलाइंड असेसमेंट, डिबेट और इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज solution, students analyze, evaluate and communicate findings directly matching higher order thinking। अब जब हम अलाइंड असेसमेंट जो है वो कर रहे हैं, डिबेट को कर दिए, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट और वो क्लाइमेट सोल्यूशन पे, तो अब स्टूडेंट ने एनालाइज किया, एवेल्युएट किया, तो वो इस तमाम प्रोसेस से गुजरे हैं, तो अब उनका हायर ऑर्डर क्या, एनालिसिस होगा, एवेल्युएशन होगा, क्रिएटिविटी हो गई, उस लेवल पे वो पहुंचेंगे, आपको गुजरेंगे। मिसअलाइंड, अब आपने जो एक्टिविटी या पूरा प्रोजेक्ट कराया वो कराया एनवायरमेंट पे, राइट। मल्टीपल चॉइस रिकॉल क्वेश्चन फॉर एन आउटकम रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। अब इसको आपने असेसमेंट जो है वो एमसीक्यूज बना दिया है, तो टेस्ट मेमोराइजेशन नॉट द इंटेंडेड स्किल और कॉम्पिटेंसी। तो आपने वो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जो एक्टिवली एंगेज थे, उनकी मेमोराइजेशन चेक की है। हम भी अपने इनकी अभी एमसीक्यूज दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसकी फाइनल असेसमेंट होएगी तो उसमें फिर हम आपको करिकुलम को किताब के साथ अपने अपने सब्जेक्ट के साथ करना सिखाएंगे। सो
complete alignment example, the following इसमें देखें, standard benchmark, standard go into benchmark into outcome, students communicate effectively, write organized paragraph, write a 5-sentence paragraph with correct punctuation, content सही था, strategy, activity, paragraph, structure and models, guided writing आपने करवाई, इंस्ट्रक्शनल यानी पैराग्राफ राइटिंग वर्कशॉप कराई, कैसे आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव यूज करते हैं, वोकैबुलरी, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाते हैं, असेसमेंट, अचीवमेंट, पैराग्राफ राइटिंग, रुब्रिक्स, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक फ्लो में, एक चेन की सूरत में हो जाती हैं जब कंप्लीट अलाइनमेंट एग्जाम्पल हो। Types of curriculum alignment, for example, vertical alignment, up vertical, up amudi, right? Learning progress logically across grades. Skills and knowledge built sequentially from one grade to the next, preventing gaps and unnecessary repetition. जब हम क्लास 1 में कुछ चीज सिखाते हैं तो उस क्लास 2 में उससे अगला स्टेप होना चाहिए, 3 में उससे अगला, 4 में उससे अगला, 5 में उससे अगला, एंड सो ऑन। इसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। यानी ये नहीं है कि आपको आगे की चीज को पीछे करा दें, यानी 2 क्लास में जो चीजें बच्चों ने करना है आपने 1 करा दें, तो दिस डजंट गो गुड। और ये मिसअलाइनमेंट जो है उसकी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो है उसी तरह हॉरिजॉन्टल अमूदी, कंसिस्टिंग विद इन द सेम ग्रेड लेवल अक्रॉस क्लासरूम एंड सब्जेक्ट। हमारा एक मैथमेटिक है फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास 4 सेक्शन है, 5A B C D। अब 4 सेक्शन में जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उस पढ़ाए जाने में उनके स्टैंडर्ड एक हैं, उनके बेंचमार्क भी एक हैं, असेसमेंट भी हमने एक करनी है, उनके लर्निंग आउटकम भी एक है, लेकिन कहीं उसके कंटेंट भी एक है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में अगर कोई डिफरेंस आ गया तो हमारी अलाइनमेंट जो है वो अनअलाइनमेंट हो जाएगी। All teachers at the same grade teach the same outcomes using agreed standards and approaches. तो तमाम टीचर जो है, अब ये आपके लिए खास तौर पे उन कैंपसेस के लिए कि जिनमें एक से ज्यादा सेक्शन है, उनमें उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक है कि वो अपने, अगर उनके डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट रिजल्ट्स हैं तो दे कैन एवेल्युएट देयर आई मीन रिजल्ट्स विद दिस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में किन चीजों को हमें देखना है। और तीसरी जो है वो है सब्जेक्ट अलाइनमेंट, coherence among curriculum, textbook, teaching strategies, and assessment within a single subject area. Ensure all elements work together towards the same discipline goal. अब इसमें subject alignment में ये तमाम चीजें जो हैं वो होनी चाहिए कि curriculum के मुताबिक टेक्स्ट बुक कोड और टीचिंग स्ट्रेटजीज और असेसमेंट जो है, इसकी अभी मिसालें हमारे वर्टिकल में आप देख लेते हैं। व्हाट इज वर्टिकल असेसमेंट अलाइनमेंट? Vertical alignment, that learning built logically and progressively across grade levels. Each year curriculum is designed to extend and deepen with students what students learned the year before, right? Creating a coherent educational journey from foundation to advanced skill. आपको बहुत दफा इत्तेफाक होता है कि जब you give admission to students who have come from different schools and you find that their understanding, their learning is far beyond the level of your class, right, or students. तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जो उन्होंने पिछली क्लासों में बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है वो उसमें कई गैप्स होते हैं कि वो 4 पास कर गया जी, मैंने 4 पास कर ली, 5 6 7 और अगली क्लास में मुझे एडमिशन चाहिए,
लेकिन वो कहीं भी नहीं आपस में मिल रहे होते, राइट? ग्रेड बाय ग्रेड प्रोग्रेशन एग्जाम्पल, यानी ग्रेड 1 आइडेंटिफाई राइट सिंपल सेंटेंस विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब। 2 में राइट compound sentence using conjunction A and fan boys. Contrast multi-sentence paragraph with a topic sentence, यानी मुख्तलिफ सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस के साथ जोड़ के एक पैराग्राफ बनाइए। ग्रेड 4 कंपोज स्ट्रक्चर्ड एसे विद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब आपको अगर उल्ट कर दें, अगर ऐसे को क्लास 1 को दे दें, 3 को दे दें, 2 को दे दें, या सिंपल सेंटेंस आपने सिखाए नहीं और बच्चों को कहते हैं कि वो ऐसे लिखें, तो कैसे लिख पाएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो की बेनिफिट वर्टिकल अलाइनमेंट का प्रिवेंट्स लर्निंग गैप बिटवीन ग्रेड्स। लर्निंग गैप नहीं होते ग्रेड में। एलिमिनेट अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ कंटेंट, यानी एक पढ़ी हुई है उसको बार बार नहीं दोहराते। हाँ, एक चीज ये है कि आप नई क्लास में जब शुरू करने लगे हैं किसी नए टॉपिक को, तो उसका आप रेफरेंस देते हैं कि आपने पिछले साल ये पढ़ा था, तो ये रिलेट कर देता है उनको, जरा थोड़ा सा जो डस्ट ऑफ कर देते हैं जो उनके जहन में अगर कोई गर्द इकट्ठी हुई है। तो इंश्योर स्मूथ प्रोग्रेशन ऑफ स्किल्स, सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टूडेंट अचीवमेंट गोल्स। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अब वो क्या कहते हैं, एक ही लाइन में लगी हुई चीजें कैसे आ जाएंगी? डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट श्योर कंसिस्टेंसी विद इन द सेम ग्रेड लेवल अक्रॉस डिफरेंट क्लासरूम एंड सब्जेक्ट। यानी वही जो मैंने मिसाल दी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सेक्शन है, 1 2 3 4, तो उसके अंदर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ऑल टीचर्स एट द सेम ग्रेड टीच द सेम आउटकम्स यूजिंग अग्रीड स्टैंडर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। अब इन टीचर्स का जो एक सब्जेक्ट, एक क्लास, एक ग्रेड में पढ़ा रहे हैं, उनकी आपस में मीटिंग बहुत जरूरी है, डिस्कशन बहुत जरूरी है, पीयर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। दे शुड डिस्कस व्हाट इज बीइंग टॉट। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कर सकता हूँ कि एक टीचर कैन ओपन द क्लासरूम, हिज और हर क्लासरूम डोर्स फॉर द अदर टीचर्स टीचिंग द सेम सब्जेक्ट। इसको यानी वी कैन से कि ओपनिंग द क्लासरूम डोर्स, यानी क्लासरूम के दरवाजे। अक्सर टीचर वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और शाय, या दे फियर क्रिटिसिज्म। वो क्या करते हैं, दे लाइक के जी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इट विल नॉट बी लिसन टू बाय एनी अदर टीचर, शायद गलती ना निकाल दें। खास तौर पे इन द अर्ली करियर ये बहुत एक कॉमन चीज जो है वो सॉरी, यंग और इवन बाद दफा मैंने देखा पुराने टीचर्स में है। मैं अक्सर आपको मिसाल दिया करता हूँ खास तौर पे वर्कशॉप में ये पीयर क्रिटिक का, कि मैंने एक दफा एक मेरे पुराने इंस्टीट्यूशन में इस काम को कराया था कॉलेज लेवल पे। तो बड़े सीनियर टीचर जो थे दे रेजिस्टेड द आइडिया ऑफ पीयर क्रिटिक के। तमाम टीचर एक सब्जेक्ट के एक जगह बैठ के अपना एक लेक्चर दें और दूसरे उसको देखें और एक दूसरे से लर्न करें। तो दे वर नॉट रेडी टू डू इट। लेकिन यह है कि अगर आप अपने स्कूल में आपके पास एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा है और उन्हें ये पीयर ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इसके हम तसव्वुर नहीं कर सकते कितने फवायद होते हैं। और सबसे ज्यादा ये है, टीचर खुद लर्न करता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरा टीचर कर रहा होता है, उसकी कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो डिफरेंट है। अभी एक वो मिसाल आएगी उसमें आप इसी तरह की देखेंगे। सॉरी, all grade 5 teachers teach the same learning outcomes, use consistent instructional strategies, and apply the same assessment standard regardless of the classroom। वो A है, B है, C है, वो सारे components वो सारे लेके चल रहे हैं। Benefit horizontal, every student in the same grade receives equal learning opportunity, held to the same expectation,
regardless of their assigned teacher or classroom. कोई भी टीचर हो, फिर वो तमाम उनकी लर्निंग जो है वो एक जैसी होगी. Quality assurance, consistent delivery of curriculum standard across classroom ensures reliable educational quality throughout the institution. Principal, coordinator और franchisee जो बैठे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत अहम एक चेक पॉइंट हो सकता है अपने स्कूल में क्या हो रहा है उसको जानने का. Consistency, coordinated planning, shared resources among same grade teachers reduce gaps and promote a unified learning experience for all students. अब मिसाल लेते हैं, मैथमेटिक अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल सिनेरियो क्या है? A school has 3 grade 5 mathematics classes, grade 1 2 3 4 5. ठीक है. अब सी डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, करिकुलम भी कर रहा है, टॉपिक है फ्रैक्शंस, एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर. अब student will be able to add fractions having the same denominator and solve simple word problem without horizontal alignment. अगर चल रहा हो, each teacher teaches differently. Teacher A teaches only the definition of fraction and asks student to memorize example. जब प्रिंसिपल आगे पूछेगा तो वो बता देंगे क्योंकि उन्होंने रटा लगाया हुआ है. Teacher B teaches the addition of fraction and gives student plenty of practice. अब ये जैसे ही कोई प्रिंसिपल या क्वालिटी एश्योरेंस का कहेगा, बोर्ड पे आगे लिखेगा, हाँ भी जरा ये बताओ इसका डिनोमिनेटर, तो वो बच्चे उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है. टीचर सी क्या कर रहा है? स्किप्स द टॉपिक बिकॉज द क्लास इज बिहाइंड शेड्यूल एंड स्टार्ट डेसिमल इंस्टेड. अब ये बहुत होता है, छुट्टियां आ गई हैं, अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां आ गई, जैसे हमारे बहुत साथी क्लास टीचर बीमार हो गया, अब असाइनमेंट उधर आ रही है. हम लोग बहुत फेस करते हैं कि जब हम असाइनमेंट दे रहे हैं तो उसमें कई चीजें आती हैं, जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो उसकी बेशुमार रीजंस में से ये होती है कि उन्होंने स्किप कर दिए होते हैं टॉपिक फॉर मल्टीपल रीजन. टीचर नहीं था, अब नया टीचर आया है, टीचर जो था वो उसने छुट्टियां कर दी हैं, स्कूल बंद हो गया था, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के स्टूडेंट्स को नहीं टाइम दिया प्रॉपरली. तो इस तमाम के नतीजे में क्या था कि एक वो क्या कहते हैं, इस वो फ्रैक्शंस को बस एक्सप्लेन किया 2 मिनट में और आगे डेसिमल पे चला गया टीचर श्री. At the end of the month, all grade 5 students take the same test. The results are unfair because students were not taught the same content or given the same learning opportunities. अब ये चीज जो है ये तालिब इल्मों के साथ ज्यादती है. तालिब इल्मों के साथ ज्यादती है, राइट? तो आपके पास ये खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ये कितनी जरूरी है. With horizontal alignment, before the week begin, the 3 teachers meet together. They agree to teach the same topic during the same week. अब ये वो तरीका है. Follow the same subject learning outcome. Use similar classroom activity. Give student equal practice opportunity. Conduct a common quiz at the end of the week. Although each teacher may use a different teaching style. हर टीचर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, राइट? जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक मिसाल आती है. सो एवरी स्टूडेंट लर्न द सेम करिकुलम एंड इट असेस्ड अगेंस्ट द सेम लर्निंग आउटकम्स. सिंपल फॉर्मूला, सेम ग्रेड, सेम सब्जेक्ट, सेम लर्निंग आउटकम, सेम टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. अब रियल लाइफ से एग्जांपल है, 3 डॉक्टर हैं, वो उनके पास सेम मेडिकल गाइडलाइंस है और किसी एक बीमारी के बारे में देयर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में डिफर बट द ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड रिमेन द सेम. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल करिकुलम अलाइनमेंट, टीचर्स may teach differently but they all follow the same curriculum objective and learning outcomes. Subject alignment,
What is subject alignment? Subject alignment means organizing topic, concept, learning outcomes, teaching activities, and assessment within the same subject so that each lesson build on a prior learning and help student achieve the curriculum objective effectively. अब एक सब्जेक्ट के अंदर आपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करना है, तमाम लर्निंग आउटकम्स, टीचिंग एक्टिविटीज, ये तमाम चीज विद इन द सेम है कि तमाम लेसन जो है वो बिल्ड ऑन प्रायर लर्निंग। आपने पहले जैसे अपने वो उसमें वर्टिकल में किया था, हेल्प स्टूडेंट अचीव दी करिकुलम ऑब्जेक्टिव। इसमें आप देखेंगे बेनिफिट इसके ensure coherence, relevance, guarantee students are taught what is assessed, prevent gaps within between curriculum and intent and classroom delivery, strengthen subject specific learning, alignment, do textbook topic reflect the stated curriculum outcome। अब टेक्स्ट बुक में टॉपिक को जो करिकुलम के आउटकम है उसमें रिलेट किया हुआ है, और टीचिंग strategies support the learning object or assessment measure what was taught and intended। अब इसकी एक रिपीट हो गई। अब ये देखें, अब एल्जिब्रा है, ठीक है, सब्जेक्ट अलाइनमेंट की। वीक 1 में हमने इंटीग्रल्स पढ़ा है, स्टूडेंट लर्न पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। 2 में ऑपरेशन ऑन integrals, student practice addition, subtraction, multiplication and division। week 3 में algebraic expression, learn how letters variable represent numbers। 5 में simple linear equation। 4 में simple linear equation और 5 में word problem, student apply algebra to solve real life problems। अब ये एक सब्जेक्ट को, एक किताब को हमने इस तरीके से डेवलप किया है, यानी हमने इंग्लिश की किताब थी तो पहले प्रेजेंट पढ़ाया और आखिर में जाके हमने यानी बाद में जाके पास में और फिर दूसरे हमने कराए हैं, राइट। तो each topic builds on the previous one। student cannot solve algebraic equation without understanding integrals, cannot solve problem without first learning equations, cannot progress from simple student learn progress from simple to complex। so organizing the topic, concept, learning outcomes, teaching activities with the same within the same subject so that each lesson builds on prior learning and helps student achieve the curriculum objective। so common curriculum misalignment, when key curriculum components fail to support each other leading to confusion, ineffective teaching वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सी मिसालें दें। outcome analyze information but assessment uses recall MCQs। इसकी मिसाल हमने देख ली है। benchmark conduct investigation but teaching is lecture only। standard communicate effectively but textbook focus on grammar drills। when curriculum components are misaligned, ये मिसालें हैं, पीछे मिसालें, students are taught one thing, tested on another and expected to meet standard that the curriculum never truly address। ये हमारी कौम का पूरी का हाल है कि हम मैं ख्याल हूं किसी और का मुझे सोचता कोई और है। तो अलाइनमेंट ऑडिट्स हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व दीज गैप। आप लोग जो एजुकेटर्स बैठे हुए हैं इस वक्त सुन रहे हैं, या अल्लाह करे वो इसको गौर से सुने, तो इन मिसालों से अब उनके बहुत सी अपनी टीचिंग और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, अपनी जो एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके हवाले से बहुत सी चीज़ों को लर्न करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम शिफ्टिंग द ब्लेम टू एनीवन एल्स। हम within the head office too are learning। we are a learning organization। every time we discuss something we try to learn on our own too। तो हम भी लर्न कर रहे हैं, इट्स नॉट यू। मैं जब आपको कहता हूं तो हम भी लर्न कर रहे हैं। इस वक्त जैसे आप सुन रहे हैं, हमारे जो हेड ऑफिस के तमाम जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोऑर्डिनेटर्स वो भी इसको सुन रहे हैं, जो
सब्जेक्ट वो टीम लीड हैं वो भी ये सुन रहे हैं, और आई एम श्योर कि हर एक ने कोई ना कहीं से कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो लर्न की होगी कि वी हैव टू टेक केयर। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको रोबोटिक्स वाली मिसाल दी थी, तो हमें भी इसको आइंदा सालों में इसके मुताबिक जो है वो अलाइन करना है। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आर बेसिकली आई ओपनर, राइट। तो करिकुलम अलाइनमेंट ऑडिट क्या होता है? Systematic audit, are standard clearly defined and measurable? Are benchmark grades specific and outcomes aligned? Does assessment measures intended learning outcomes? So standard से start करते हैं, assessment पे आते हैं. अगर they are aligned, they are like a chain. All the components are within the curriculum, work together with each other. तो इसमें हमारा जो करिकुलम है अलाइन होएगा, तो हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी, इफेक्टिव होगी, और हम बच्चों को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बना देंगे, उनमें क्रिएटिविटी पैदा कर देंगे। वो क्रिएटिविटी जो कुदरत ने बच्चे को दे के भेजी थी, 2-3 साल तक स्कूल में आते आते हमने उसको फ्लैट कर दिया, उसकी लर्निंग का सत्यानाश कर दिया। वो जो उसके अंदर कुदरत ने जो टॉप 3 लेवल्स थे टेक्सोनॉमी के, उसको ही हम किल करते हैं, राइट। रिव्यू ईच कंपोनेंट अगेंस्ट योर करंट करिकुलम डॉक्यूमेंट, mark each requirement requiring revision, and prioritize improvement based on impact on students learning outcomes. So benefits: improve student learning, strengthen implementation, enhance teaching effectiveness. कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि a well aligned curriculum ensure that students learn what schools intend, teachers teach what students need, and assessment measure sorry, what students should achieve. Alignment underpins effective implementation, monitoring, and continuous improvement across all educational institution, हमारे तमाम campuses में पाकिस्तान. Aligned curriculum ensure intended learning outcomes are achieved. Effective teaching is guided by coherent standard and benchmarks. Continuous improvement is supported through valid assessment, or it is an ongoing commitment to quality, coherence, and excellence in education. Audit, refine, and align continuously. जब हम अपनी सर्कल को चलाते हैं, ऑडिट करते हैं, तो फिर एक बेहतरी, मुस्तकिल बेहतरी जो है वो हमारे यहाँ हो जाती है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे जो तवज्जो से सुन रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से बहुत से लोगों ने बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो सीखी होंगी। हमने जो सफ़र शुरू किया था, करिकुलम क्या है, व्हाट इज़ करिकुलम, उससे हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी तक बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है, जो एफर्ट्स किया है, वो वेल स्पेंड टाइम है, और they have achieved something out of these efforts. Or if you want to be educator, teacher, coordinator, principal, if you think of your role in future as educationist, so this is one of the most important element of education. So I request you all to please give your time to it, and as we upload it, re-listen to it, don't watch it, re-listen to it. आप इसको चला के सुन सकते हैं, अपनी असेसमेंट जो है उसको करें। लेकिन मैंने आपको कहा ना, फिलहाल तो हम आपको इंगेज रखने के लिए एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको थोड़ा सा अपना लिखना होता है, फीडबैक देना होता है। लेकिन यह है कि जो फाइनल में हम आएंगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला
थोड़ा सा आपको टाइम भी देंगे और वी वुड लाइक यू स्पेंड मोर टाइम using all the learning that you have made during these sessions. Thank you very much for today's session. Khuda Hafiz.